हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन वर्मा और मैं आज आप लोगों को क्लास 9th के हिस्ट्री की किताब से एनसीईआरटी में फ्रांसीसी क्रांति क्या है इसके बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति जो कि आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने लोकतंत्र और राष्ट्र राज्यों का उदय किया था। फ्रांसीसी क्रांति को समझने के लिए फ्रेंड्स, हम एक ऐसे कहानी को पहले समझने जाएंगे जिससे हमें इसके वास्तविक चीज़ों को पता कर पाए। ठीक फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं परिचय से। परिचय ये है कि 14 जुलाई 1789। फ्रेंड्स, ये वही समय काल है जिसमें राजा की निरंकुशता को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, 14 जुलाई सन 1789 के दिन सुबह सुबह ऐसा प्रतीत हुआ लोगों में कि राजा अपनी सेनाओं को शहर में भेज रहा है तथा वहां पे उपस्थित सैकड़ों लोगों को जान से मार देने की आज्ञा दे दिया है। यह सूचना सुनते ही हम कह सकते हैं कि वहां के लोग भड़क उठे और उन्होंने फ्रांस में पेरिस नाम का एक जगह है जहां बास्तील का किला है, उस किले के आसपास टाउन एरिया था। वहां लगभग 7,000 लोगों ने एक जनसेना का गठन किया और उन्होंने ये सोचा कि अगर सेना यानी अगर राजा की सेना हमारे ऊपर हमला करेगी तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हम सेना का विध्वंस कर देंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है और ऐसा माना गया था कि बास्तील के किले में बहुत सारे हथियार रखे हुए थे जिससे राजा अपनी निरंकुशता लोगों पे बनाए रखता था। लोगों में इतना आक्रोश फैल गया कि वहाँ बास्तील के किले में जो जेल हुआ करती थी उसमें कैदी थे, उन्होंने इस किले को फूंक दिया। इस किले को फूंकने के साथ लोगों में आक्रोश की भावना जो जागृत हुई थी वो लोकतंत्र में बदलने लगी। फ्रेंड्स, इस बास्तील के किले के समाप्त होने के बाद ही निरंकुशता का अंत हुआ और एक लोकतंत्र का उदय हुआ और वहीं से राष्ट्र राज्यों की स्थापना होने लगी। आइए हम समझते हैं इसको। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है क्रांति का। ये क्रांति केवल 1, 2 और 3 सालों की क्रांति नहीं थी। यह क्रांति सन 1789 से स्टार्ट होकर 1799 तक चला था। यानी यह लगभग 10 वर्षों की क्रांति काल थी। इस क्रांति का जो मुख्य कारण था वो था राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक असमानता एवं प्रबोधन। प्रबोधन कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ लोगों के विचार उत्पन्न हुए कि हम क्यों किसी के दबाव में जी रहे हैं, हम क्यों ना अपनी विचारधारा के अनुसार चले। इसमें बहुत सारे दार्शनिकों का वर्णन किया गया है, यानी हम प्रबोधन को ही ज्ञानोदय काल कह सकते हैं। उसके बाद इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ? इस क्रांति के परिणाम में राजतंत्र का जो था कि पतन हो गया और वहीं से लोकतंत्र यानी जिसमें लोगों का तंत्र हो, यानी कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का उदय हुआ और विश्व में इसकी जो प्रभाव पड़ा वो था कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो पूरे यूरोप में फैली। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अतः यहीं से हम कहते हैं कि 14 जुलाई ही वह दिनांक है जो निरंकुशता से लोगों को राहत मिली और लोग उसे राष्ट्रीय पर्व 14 जुलाई को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने लगे। और
यहीं से हम कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति को आधुनिक इतिहास की घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना माना गया, जिसने राष्ट्र राज्य एवं लोकतंत्र की अवधारणा को जन्म दिया। इसके क्या कारण थे? आइए हम इसके कारण को समझते हैं। कारण जिसमें पहला था राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण का तात्पर्य यह है कि इसमें जो राजा थे, राजा अपने मन के मुताबिक शासन किया करते थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक कारण में सबसे पहला था राजा का निरंकुश होना। राजा इतने निरंकुश हुआ करते थे कि इनको जब चाहे वह न्याय करेंगे, जब चाहे वह कोई काम को करवाएंगे या फिर छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है कि राजा अपने इच्छा अनुसार शासन करता था। राजा जब इच्छा करे वो न्याय करेगा, जब इच्छा करे वो जो भी चीजें करेंगे। इसमें हम देखते हैं दूसरा जो थी सामाजिक असमानता। फ्रेंड्स, सामाजिक असमानता एक ऐसा मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें लोगों को लोगों से ही घृणा करने का काम करवाता है। असमानता का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि सेम एक किसान है और एक धर्म गुरु है। किसान भी इंसान है, धर्म गुरु भी इंसान है, लेकिन यह शब्द जो है असमानता इनके अधिकारों का हनन करता है, जबकि इनके अधिकारों को बढ़ावा देता है। फ्रेंड्स, सामाजिक असमानता हम इसको दर्शा सकते हैं। सामाजिक असमानता इस प्रकार विद्यमान थी कि पूरे फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया था। यानी फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया था। जिसमें पहला पादरी वर्ग। पादरी वर्ग में वे इंसान होते थे जो धर्म गुरु होते थे। ठीक, ये कर से मुक्त होते थे, यानी इन पे कोई भी कर नहीं लगता था। दूसरा था सामंत वर्ग। यानी सामंत वर्ग वे वर्ग होते थे जो व्यवसायिक, यानी हम कह सकते हैं कि जमींदार और राजा के संपर्की यानी राजा के नजदीकी व्यक्ति। इन पर जो कर लगा हुआ था वो एकदम आंशिक लगा हुआ था। यानी कहने का मतलब है कर देते थे लेकिन बहुत कम, यानी 100 में से 5 से 10 ही कर इन्होंने दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि ये नजदीकी व्यक्ति थे, कर इन पे आंशिक रूप से लगता था।
आंशिक रूप से। तीसरा था सामान्य वर्ग, जिनकी जनसंख्या 95% थी, जिसमें किसान, मजदूर, कारीगर इत्यादि आते थे। इनको जो कर देना था वो पूरे जनता के हिसाब से 90% कर देते थे। यानी हमने अभी देखा कि जो राजनीतिक कारण थी, उस राजनीतिक कारण में राजा का निरंकुश होना था। दूसरा जो था वो सामाजिक असमानता था, जिसमें फ्रांस 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला पादरी वर्ग, जिसमें धर्म गुरु आते थे और ये कर से मुक्त होते थे। दूसरा है सामंत वर्ग, जो व्यवसायिक, जमींदार और नजदीकी व्यक्ति, यानी किसके, राजा के नजदीकी व्यक्ति आते थे, कर तो देते थे लेकिन आंशिक रूप से देते थे। तीसरा है सामान्य वर्ग, जिनकी संख्या 95% थी, जिसमें किसान, मजदूर, कारीगर इत्यादि आते थे और 90% कर देते थे। यानी पूरी इस शासन व्यवस्था में जो करों का बोझ था वह किसानों, मजदूरों और कारीगरों पर था। इसके साथ ही हम बात करते हैं आर्थिक कारण की। तीसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में मुख्यतः देखा जाए तो जो राजा थे उनकी भोग विलासिता इतनी ज्यादा थी कि भोग विलासिता में अत्यधिक धन खर्च करते थे। राजा की जो रानियां थी ये इनसे अधिक भोग विलासिता जीवन व्यतीत करती थी। यानी राजा के साथ उनकी रानियां भी भोग विलास में जीती थी। जीवन यापन करते थे, कह सकते हैं जीवन यापन करती थी। फ्रेंड्स, अभी हमने जाना कि जो फ्रांसीसी क्रांति था, फ्रांसीसी क्रांति के 3 कारण थे, जिसमें हमने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण पढ़ा। चौथा जो था प्रबोधन काल। प्रबोधन काल में यहाँ दार्शनिकों का उदय होता है और राजा के निरंकुशता जो चली आ रही थी उनके विरोध आवाज उठाने का काम करते हैं। ठीक, तो जिसमें विचारकों का उदय हुआ, निरंकुशता के खिलाफ आवाजें उठाई गई। जब हम इन सभी चीज़ों को पढ़ें तो हमें पता चला कि इन सभी चीज़ों का कारण क्या था। यानी फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक असमानता के पीछे किन किन राजाओं का जो है कि जीवन रहा, उसके बारे में देखते हैं।
यानी हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में निरंकुश राजाओं का योगदान। हम एक बार में इन सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो और आप लोग उसे न समझ पाएँ। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये बास्तीन का किला है, यानी ये 14 जुलाई सन 1789 का दिन है। इस दिन को लाने के लिए किन किन राजाओं ने अपनी भोग विलासिता से फ्रांसीसी क्रांति का उदय करवाया, जिसमें हम कह सकते हैं कि निरंकुश शासकों का क्रम। निरंकुश शासकों में हम अगर बात करें लुई 13 क्या था कि वो एक ऐसा शुरुआती राजा था जिसने फ्रांसीसी क्रांति के निरंकुश को बढ़ावा दिया, लेकिन इस बढ़ावे के साथ जो शुरुआत हुई निरंकुशता का, वो हुआ लुई 14वां, जिसको हम कह सकते हैं लुई 14वां। इसका जो शासन काल रहा वो 1643 से लेके 1715 तक रहा। हम कह सकते हैं कि इसको ही निरंकुश शासक का संस्थापक मान सकते हैं। दोस्तों, जब इसने अपने आप को कहा आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, मुझे जैसे इच्छा होगी मैं वैसे शासन करूंगा, मुझे जब इच्छा होगी मैं न्याय करूंगा, मुझे जब इच्छा होगी मैं अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करूंगा। यानी स्टेटमेंट देता है, यानी कथन है इसका, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आज के समय में कोई ऐसा राजा हो जो कहे कि मैं ही राज्य हूं, तो क्या वो शासन कर पाएगा ज़्यादा समय तक? तो यही रीजन रहा कि इन सभी का निरंकुशता का अंत था। इसके बाद लुई 15, जिनका शासनकाल 1715 से लेके 1774 तक रहा। ये जो लुई 15 था, इसका भी बोल सकते हैं ना कि इससे भी 2 गुना भोग विलासिता करने वाला व्यक्ति था। यानी भोग विलासिता उत्कर्ष किया तथा राजशाही खजानों का दुरुपयोग किया। लुई 14वां 1643 से लेके 1715 ईस्वी तक था, इसको ही निरंकुश शासन का संस्थापक मान सकते हैं। इसका कथन था आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज्य हूं। इसके बाद आते हैं लुई 15वां, जिनका शासनकाल 1715 से लेकर 1774 ईस्वी तक रहा, और इन्होंने भोग विलासिता को एक उत्कर्ष यानी उसके चरम पर पहुंचाया और राजशाही खजानों का ही दुरुपयोग करने लगे। इसके तुरंत बाद जो है वो आते हैं लुई 16। लुई 16 का जो कार्यकाल था वो 1774 से लेके 92 तक रहा। इन्होंने भी यही काम किए, और इसी दौरान अमेरिका का युद्ध चल रहा था। यहाँ अपने शासनकाल को इन्होंने संभाल पाने में एकदम असमर्थ रहे, लेकिन इन्होंने अमेरिका को आर्थिक
मदद भेजी। यानी कह सकते हैं कि अमेरिका या अमेरिकी क्रांति में हस्तक्षेप करने के कारण आर्थिक तंगी हुई, भूखमरी बढ़ी और एक समय ऐसा आया जिसमें पूरी फसलें बर्बाद हो गई। यानी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो पूरी फसलें बर्बाद हो गई, रोटियां महंगी हो गई और जिससे आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा हुई कि लोगों को निरंकुशता का अंत करना ही अच्छा लगा। यानी इतने सारे बातों को जानने के बाद हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष के बारे में कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई, किस तरह से लोगों ने बास्तील के किले को ही फूंका, कैसे वहां पे सामाजिक असमानता को लोगों ने दूर किया और किस प्रकार से विचारकों में जैसे मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया और इस फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाया। आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति अपनी ऐसी स्थिति में आ चुकी थी कि जिसमें लोगों ने निरंकुशता को समाप्त करना ही सर्वोच्च कार्य समझा, जिसमें उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंगी के कारण इस फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाया। अर्थात राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर कर राष्ट्र राज्य की स्थापना की तथा लोकतंत्र को उजागर किया। इस प्रकार हम फ्रांसीसी क्रांति को खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।